दोस्तों, आपका स्वागत है बीए भाग द्वितीय की इस कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे हैं एकांकी 1 तोले अफीम की कीमत, जो एकांकीकार रामकुमार वर्मा द्वारा लिखी गई है। आज हम इस एकांकी के जो प्रमुख स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जहाँ पर कि एकांकीकार जिस उद्देश्य को लेकर के एकांकी लिखी है एकांकीकार ने, वो बिंदु पकड़ के हम आज स्पष्ट करेंगे कि इस एकांकी के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो कौन से हैं, या महत्वपूर्ण लेखन का स्थान कौन सा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे, आप देखिए स्क्रीन पर, इसके रामदीन द्वारा कहा जा रहा है। और कब कहा जा रहा है? मुरारी द्वारा। हम साथ साथ में सप्रसंग व्याख्या जो होती है उसका भी ध्यान रखेंगे कि यदि हमसे इस बारे में पूछा जाए तो हम कैसे जवाब दें, क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में ये बातें पूछी जाती है। तो हम महत्वपूर्ण हिस्सों के साथ साथ इस एकांकी के ये भी देखेंगे कि एकांकी की यदि हमको व्याख्या करने को कहा जाए सप्रसंग उस स्थल की, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी एकांकी में कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसे संवाद होते हैं जो कि सामान्य संवादों से, सामान्य घटनाक्रम से अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो उन प्रभावशाली स्थलों की पहचान करके यहाँ हम पूरी एकांकी का सार भी निकाल लेंगे कि एकांकी में लेखक क्या कहना चाहता है और कहाँ तक सफल हुआ है। इसके साथ साथ उसमें जो कब किसने कहा, क्यों कहा, ये भी हम जान लेंगे, और उसमें कौन सी विशेष बात निकल के आ रही है वो भी हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। तो आप स्क्रीन पर नज़र डालिए। सबसे पहले मैं जो आपको बताना चाहूँगा यहाँ, वो मैं जो आपके अंडरलाइन करता हूँ, मैं देखते हैं, ये देखिए, ये सारा पद है, ये है, ये आपने देख लिया। अब इसमें पहले मुरारी, जो कि इस एकांकी का प्रमुख पात्र है, वो अपने नौकर के साथ बात कर रहा होता है, और बात करते करते बात शादी तक पहुंचती है, और वह पूछता है उसकी शादी के बारे में कि आपकी शादी कैसे हुई, किस तरह से हुई। तब जो है उसका जो नौकर है रामदीन, वो क्या कहता है, राम कहो सरकार, हम तो उही का तब जाना जब तेजी का जन्म होए। तो यहाँ एक नाम और आता है, तेजी। तो यहाँ ये बात कब किसने कही, किससे कही? ये बात रामदीन ने कही, जो कि मुरारी के साथ बात कर रहा होता है। मुरारी कौन है? सीताराम का बेटा, जिसका कि नौकर रामदीन होता है। और ये दोनों दुकान पर, जब रामदीन भी सोने की कोशिश कर रहा होता है और मुरारी भी वहाँ कोशिश और अपना जो उद्देश्य है उसको लेकर के चल रहा होता है, तब उनके बीच में बातचीत होती है। तो रामदीन मुरारी से कहता है। अब इससे पहले एक चीज़ और आती है जो कि अक्सर हम छोड़ देते हैं, संदर्भ भी होता है। संदर्भ में हम क्या लिखेंगे? संदर्भ किसी भी एकांकी में, किसी भी प्रसंग में, या किसी भी प्रसंग का किसी भी आपको जो पद दिया जाएगा, उसमें वो पद किस में से लिया गया है, किस रचना में से लिया गया है, किस पुस्तक में से लिया गया है, वो सारी बातें इसके अंतर्गत लिखते हैं। जैसे इसका आपको संदर्भ लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? हमारे एकांकी संग्रह जो कि द्वितीय वर्ष में चलती है, उसमें आई एकांकी 1 तोले अफीम में से लिया गया है। तो ये मैं इसी एक में बताऊंगा, अन्य में नहीं बताऊंगा। संदर्भ में जहाँ से वो विषय वस्तु ली गई है, जिस अध्याय में से, जिस रचना में से, चाहे वो नाटक हो, चाहे एकांकी हो, कोई भी हो सकती है। हम यहाँ एकांकियों का अध्ययन कर रहे हैं तो एकांकी हो जाएगा। तो यहाँ वो जब बात कर रहा होता है तब जवाब देता है रामदीन। जब मुरारी उससे पूछता है, अच्छा बहुत दिन बीत गए और रामदीन, तुमने शादी के पहले तेजी की माँ को देखा था या देखा होगा? तब रामदीन कहता है, राम कहो सरकार, हम तो वही का तब जाना जब तेजी का जन्म होए, का बखत आवा।
कि नहीं साहब, राम कहो, राम राम कहो, कि हमने तो तेजी की माँ को तब जाना जबकि तेजी का जन्म हुआ, उससे पहले हमने तेजी की माँ को कभी ढंग से देखा ही नहीं। सरकार, भरे घर में कौन के का देखत है, कि कौन किसको देखता है भरे पूरे घर में। माँ बाप सभ्य तो रहे, माँ बाप सब भाई रिश्तेदार सब उस समय रहा करते थे घर में। और सरकार आपन मेहरिया का मुंह देखे से का, कि मैं मेहरिया का मुंह देख के लाऊं या नहीं लाऊं, उससे क्या मतलब निकलता है। देखा तो ठीक, न देखा तो ठीक, जब ऊ का अपनाए लिहिन तब भला बुरी सब ठीक है, हैं हंसता है। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात रामधन कह जाता है, रामदीन कह देता है कि उस वक्त पहली चीज़ तो शादी विवाह में एक ऐसी परंपरा रही है कि लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे को देखते नहीं थे, आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं थे, और बिना मिले ही उनकी शादी कर दी जाती थी। दूसरी चीज़, लड़का और लड़की को मिलने का समय दिन में मिलता ही नहीं था, और रात को उस समय रोशनी होती नहीं थी, बिजली घरों में नहीं हुआ करती थी, अधिकांश घरों में, गाँव में तो खास तौर पर। और जब देखने का अवसर आता, दिन में क्यों नहीं मिलता था अवसर, क्योंकि परिवार के सब सदस्य वहाँ साथ रहते थे, बड़े भी छोटे भी। और जब देखने का अवसर आता तो अंधेरा रात हो जाती थी, तब चेहरा दिखता नहीं था। तो इसलिए वो कहता है कि क्या मतलब देखने का निकलता है, कोई मतलब ही नहीं निकलता। देखा तो ठीक, नहीं देखा तो ठीक। अब उससे भी बड़ी बात यहाँ जो निकल कर के आती है रामदीन, वो बहुत ही ज़बरदस्त बात कहता है कि और सरकार आपन मेहरिया का मुँह देखे से का, कि मैं मेहरिया का मुँह देखूँ उससे क्या फ़ायदा। देखा तो ठीक, न देखा तो ठीक, क्यों, जब ऊ का अपनाए लिहिन, क्या कह रहा है, जब ऊ का अपनाए लिहिन सरकार भली बुरी सब ठीक है। वो जैसी भी है, यदि एक बार अपना लिया तो वो पत्नी होने से उसको अपनाना, उसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य हो जाता है। उसके साथ उस रिश्ते का निर्वाह करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ जो है स्पष्ट रूप से कह देता है लेखक या रामदीन के मुंह के माध्यम से कि उस समय की शादी की क्या प्रथा होती थी। तो यहाँ हम ये विशेष के अंतर्गत ये लिख सकते हैं, व्याख्या तो हमने साथ साथ कर ली। अब विशेष में क्या हो सकता है कि उस समय शादी विवाह का कैसा चलन था, वो सारा यहाँ स्पष्ट कर रहा है लेखक। दूसरी चीज़, रामदीन अपने पति और पत्नी के संदर्भ में पत्नी का स्वभाव और खुद का स्वभाव कि संतोषी है कि देखने से क्या है, जब निर्वाह करना है रिश्ते का। तीसरी चीज़, जो उस समय जीवन निर्वाह के प्रति जो एक संदेश देती है, वो बहुत ही स्पष्ट है कि यदि एक बार अपना लिया तो वो कैसा ही हो, हम उसका निर्वहन करते थे। तो ये बात भी यहाँ कहते हैं। और अब भाषा की जहाँ तक सवाल है, भाषा इन्होंने नौकर के हिसाब से, जैसा नौकर बोल सकता है उस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। ये उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ की भाषा का उपयोग यहाँ किया जा रहा है। तो और भाषा जो है सरल भी है, और पात्र जैसा है उसके अनुसार भी है, और शैली भी जो है भावात्मक तो है ही है, इसके साथ साथ इस शैली में एक प्रवाह हमको दिखाई देता है, भाषा का एक प्रवाह हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है। अगला जो महत्वपूर्ण स्थल आता है वो आता है जब रामदीन को मुरारी उस दुकान से विदा कर देता है। और उसके बाद वो सोचता है पीछा छूटा, शैतान यहीं सोना चाहता था, क्योंकि उसके पिताजी जो हैं मुरारी के, वो उसको कह के गए थे कि तेरे को यहाँ मुरारी के पास दुकान पर ही सोना है, लेकिन मुरारी ने किसी तरह उसको भगा दिया है। और अब जब वो रामदीन वहाँ से चला गया है तो वह कहता है अब ठीक है, पीछा छूटा शैतान से। जब आदमी कोई बात करना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, उसमें किसी दूसरे को शामिल नहीं करना चाहता, या उसमें कोई बाधा समझता है कि वो बाधा उत्पन्न करेगा, तो वह उसको वहाँ से निकालना चाहता है। वो सोच यहाँ दिखाई देती है। और साथ में ये भी सोचता है कि पिताजी का मुँह लगा नौकर था, तो अब मैं ये चला गया तो अपना काम बेखटके करूँगा। अब क्या काम है वो आप हम पिछले एकांकी का सार जब हमने पढ़ा था तब देख लिया। अब वो अपनी शादी के बारे में सोचता है और अपने पिताजी की सोच के बारे में विचार करता है, और करते करते वो सीधा सा बात कहता है। वो क्या कहता है,
अब बेखटके अपना काम करूँगा, मेरी शादी होगी किसी जंगली जानवर से। देखिए, अब नहीं सह सकता। बाबूजी सोचते क्यों नहीं कि हम लोगों के पास भी दिल होता है, कि पिताजी क्यों नहीं सोचते हैं कि लड़कों को, बच्चों के पास भी दिल होता है, उनके भी अपने शादी के बारे में कोई अरमान होता है, और मेरी शादी एक जंगली जानवर से। अब देखिए, यहाँ साथी, जो जीवन साथी उनके पिताजी चुन रहे हैं, उसको जंगली जानवर की उपमा यहाँ लेखक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। और आगे कहता है, मालूम हो जाएगा कि मैं सच कहता था या मजाक करता था, मेरी लाश बताएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ वो निर्णय कर लेता है कि वो मरेगा, आत्महत्या करेगा। ठीक है, आज आत्महत्या करनी ही होगी, तभी मेरा पीछा छूटेगा। तो अब पिताजी जंगली जानवर, एक अनपढ़ लड़की के साथ उसका विवाह करना चाहते हैं। उसको वो सोचता है कि जानवर से विवाह करना चाहते हैं, और उसका उपाय कुछ नहीं दिखाई देता उसको। पिताजी को बार बार मनाने पर भी, बताने पर भी पिताजी उसके नहीं समझते हैं, तो वह आत्महत्या करने की सोचता है। यहाँ देखिए, ये विचार उसके शादी के बारे में। आगे और भी आएंगे। और फिर 1 तोला अफीम की बात आती है। यह इसी आधार पे इन्होंने शीर्षक दिया है कि 1 तोला अफीम। अब आगे जो मुख्य विचार हैं इस पात्र मुरारी के, वो आते हैं, वो आप देखिए। मैं यहाँ रेखांकित भी करता जाता हूँ साथ में। मैं ग्रेजुएट हूँ, पिताजी के कहने से मैं अपने कल्चर को किल नहीं कर सकता। मैरिज इज़ एन इवेंट, गुड़ियों की शादी नहीं। जब रामदीन की शादी हुई थी, इट इज़ बेटर टू किल सेल्फ टू वंस सोल। बहुत रिवोल्ट किया, लेकिन कुछ नहीं। अब सुबह लोग देखेंगे मुरारी अपने विचारों का कितना पक्का आदमी है। तो यहाँ मैंने आपको रेखांकित करके भी दिखाया है, और वो रेखांकित होने पर अपने को किस तरह से दिखाई देता है, वो सारी चीज़ें यहाँ स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या बात निकल के आती है, जब वो लड़का अपने भीतर ही भीतर सोचता है, मुरारी कहता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, अर्थात पढ़ा लिखा हूँ। अब आज तो आप लोग सोचते होंगे कि ग्रेजुएट क्या है, एक सामान्य बच्चा भी ग्रेजुएट आजकल होता है। लेकिन जिस समय ये एकांकी लिखी गई थी, उस समय ग्रेजुएट, बहुत बड़ी ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात होती, और ग्रेजुएट किया हुआ व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ा लिखा और सम्मानित माना जाता था। लेकिन माता पिता की नज़रों में उसकी क्या छवि है, वो सारी यहाँ प्रकट होती है कि उस समय शादी विवाह के मामले में माता पिता अपनी चलाते थे। बच्चे की राय क्या है, कैसे ये क्या सोचता है, वो ऐसा कुछ नहीं देखते थे। लेकिन यहाँ वो चीज़ करती है, और मैं पिताजी के कहने से अपनी कल्चर को किल नहीं कर सकता। अब कल्चर तो देखिए उसके पिताजी की, और उसकी एक ही है, जिस संस्कृति में पिताजी पले बढ़े हैं उसी में ही है। लेकिन ये चूंकि पढ़ लिख कर गया है, इसलिए वो अपनी कल्चर को भी अलग समझता है, और वो कहता है मेरी अपनी एक कल्चर है, अपनी एक संस्कृति है, उस संस्कृति को मैं नहीं मार सकता, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। मैरिज इज़ एन इवेंट इन लाइफ, कि मैरिज, शादी जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने जीवन का, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसको गुड़ियों की शादी न समझे। माता पिता वो क्या मानता है कि माता पिता इसको गुड़ियों की शादी समझ के कर देते हैं, जबकि ये गुड़ियों की शादी नहीं है, जीवन का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, जिससे पूरा जीवन व्यक्ति का बदल जाता है। या एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में 1-2 व्यक्ति एक दूसरे के आते हैं कि वो जीवन भर उनको उनके साथ आपस में निभाना होता है। अब फिर साथ में ये भी यहाँ कह रहा होता है, सोच रहा होता है कि वे दिन गए जब रामदीन की शादी हुई थी, कि चलो जब रामदीन की शादी हुई थी, रामदीन तो अनपढ़ भी था और वो समय भी अलग था, कम से कम 25-30 साल पहले की बात होगी। तो उस समय अलग व्यवस्था थी। आज जैसे हमारी स्थिति है, उस समय आप लोगों की स्थिति होगी, हमारी उससे पहले की स्थिति है, हमारी स्थिति से पहले हमारे माता पिता की स्थिति जो थी, वो सब की परिस्थितियाँ 20-20, 25-25 साल में एक पीढ़ी का दौर गुजरता है।
तो ये कहता है कि वो एक अलग स्थिति थी जब शादी हुई, माता पिता ने उसके कर दी और उसने कर ली। अब वो आगे वो एक देखिए और चीज़ सोचता है, इट इज़ बेटर टू किल सेल्फ टू किल वंस सोल। यहाँ कहता है कि अपनी आत्मा को वंस सोल, टू किल वंस सोल, कि अपनी आत्मा को मारने की बजाय स्वयं को मार देना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ आत्महत्या को उस जीवन से बेहतर मानता है जिसमें खुद को मार मार के जीना पड़ता है। अब यहाँ देखिए, शादी यदि बिना इच्छा के हो रही है तो कितने क्रांतिकारी विचार इसके हैं, लेकिन इस क्रांतिकारी विचार में भी एक आत्महत्या का विचार जो है वो गलत मान रहा हूँ मैं, और गलत है भी। बहुत रिवोल्ट किया लेकिन कुछ नहीं, कि बहुत प्रयास किया लेकिन कोई ऐसा मेरा तो कोई नतीजा इसका निकल रहा है, पिताजी मान रही हैं लेकिन कुछ नहीं। लेकिन अब सुबह जब लोग देखेंगे, अर्थात मरने के बाद जब लोग लाश देखेंगे, तो लोग अपने आप सोचेंगे कि देखो मुरारी अपने विचारों का कितना पक्का था, उसने अपने विचारों से कोई सहमति, कोई जो है समझौता नहीं किया। तो यहाँ आकर के ये महत्वपूर्ण जो स्थल है वो यहाँ से आगे दूसरी जगह जाता है और बातें निकलती है, फिर कोई महत्वपूर्ण स्थान आएगा जिसके बारे में हम आगे चलेंगे। तो यहाँ फिर देखते हैं ये बात कौन किससे कह रहा है। ये बात मुरारी अपने आप से कह रहा है। जब रामदीन के जाने के बाद, उससे जो शादी की चर्चा हुई थी उसके बाद सोच रहा होता है, रामदीन के जाने के बाद, तब वो अब सोचते सोचते ही अपने मन में ये चीज़ें सोचता है और उसके विचार हमारे सामने निकल कर के आते हैं। अब इसमें क्या चीज़ निकल कर के आती है मुख्यतः, वो क्या है इसमें एकांकी के हमने ये तो देख लिया कि इसमें प्रसंग क्या है, वो प्रसंग हमारे सामने आ गया। तो यहाँ एक तो मुरारी का अंतर्द्वंद निकल के आता है मन में। हालांकि दिखाने के तौर पर तो ये दिख रहा है कि वो बहुत दृढ़ है, लेकिन पिताजी और खुद की सोच में एक द्वंद्व इसको दिखाई देता है। और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो पीढ़ी अंतराल है, जनरेशन गैप है, वो भी यहाँ निकल करके सामने आता है। और एक पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा का प्रयोग यहाँ किया गया है। देखिए प्रयोग किस तरह से किया गया है, बीच बीच में इंग्लिश शब्दों का प्रयोग, इंग्लिश वाक्यों का प्रयोग करके इस भाषा को और अधिक आकर्षक बना दिया गया है। तो इस तरह से ये विशेष के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि कहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, वो आप देखेंगे आगे कि किस तरह से आगे ये आता है हिस्सा। इसी में आगे और है लेकिन मैं उनको छोड़ देता हूँ। अब आगे अनकल्चर लॉस जो है ये आगे उसी की बात है। आगे मरने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तभी एक लड़की आ जाती है। ये हमने संक्षेप में जब है जानना चाहा था तो पढ़ा था। तो इसके साथ साथ जो आती हैं, आगे आती है, वो जो लड़की आती है उसके साथ कई देर बात करने के बाद उसको पता लग जाता है, क्योंकि वो अफ़ीम मांगती है और अफ़ीम मांगने के क्यों आई है वो मुरारी जो है बातचीत से पता लगा लेता है लगभग कि इस लड़की को माँ बीमार होने के कारण दवाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये कोई गलत उपयोग इसका करेगी, ये पता उसको लग जाता है। तब वो जो है ये आगे की चीज़ होती है। लेकिन उससे पहले जो मैंने पीछे चर्चा की थी उसी में एक महत्वपूर्ण व्याख्या की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर से एक गंवार लड़की के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं, बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझते हैं, और अब तो गोली जो है लेकर मैं अपना काम तमाम कर लूँगा ताकि पिताजी को भी लेकिन मरते मरते भी वो पिताजी के बारे में सोचता है कि मैंने पत्र तो लिखा ही नहीं, बिना लिखे जाऊँगा तो पिताजी को पुलिस वाले तंग करेंगे, इसलिए लिख के जाता हूँ कि इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है, मैं अपनी इच्छा से इस तरह से मर रहा हूँ ताकि पिताजी को तंग नहीं करे। देखिए मर रहा है, पिताजी से दुखी हो गए मर रहा है, पिताजी की एक बुरी आदत से दुखी हो गए मर रहा है,
पिताजी के लालच के वशीभूत होकर के मर रहा है, लेकिन मरते मरते भी मुरारी अपने पिताजी के बारे में सोच रहा होता है। चलिए अब हम आगे आते हैं। मुरारी और विश्वमोहिनी आपस में बात कर रहे होते हैं। जब गोली खा लेती है कौन, विश्वमोहिनी, उससे पहले गोली आपस में लेन देन हो चुका होता है, और वो कहता है कि मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। तो विश्वमोहिनी कहती है डॉक्टर को मत बुलवाइए। तो मुरारी कहता है कि मैं आपका ये पत्र तो पढ़ सकता हूँ, क्योंकि पहले चर्चा हो चुकी थी कि पत्र मैं लिख चुकी हूँ ताकि घर वालों को लोग तंग नहीं करे, या घर वालों को पता लग जाए कि मैं किस स्थिति में मरी हूँ, और लोगों को भी पता लग जाए, ताकि ये दहेज रूपी बीमारी है उसका कोई असर हो तो हो। तब मुरारी विश्वमोहिनी से पूछता है कि क्या मैं आपका ये पत्र पढ़ सकता हूँ या इसकी दृष्टता कर सकता हूँ। तब वो विश्वमोहिनी आंखों ही आंखों में उसको स्वीकृति दे देती है। तो ये हुआ इसका प्रसंग। जब मुरारी और विश्वमोहिनी आपस में बात कर रहे होते हैं, गोली लेने के बाद, अफीम की गोली खाने के बाद, अफीम की गोली कौन खाती है, विश्वमोहिनी खाती है। उसके बाद आपस में चर्चा होती है, तो विश्वमोहिनी कहती है कि मैंने पत्र लिख दिया है इस तरह से, ताकि पिताजी को पहुंचा दे, सूचना हो जाए। और डॉक्टर को बुलाने का जब कहता है तो डॉक्टर को भी नहीं बुलाती है। तो उस दौरान जब मुरारी उससे पत्र की पढ़ने की अनुमति चाहता है तो वो अनुमति दे देती है, और तब मुरारी उस पत्र को पढ़ता है, और उस पत्र में क्या लिखा है वो सारी बात इसके अंतर्गत कही गई है। पत्र में क्या लिखा जा रहा है, पिताजी दृष्टता क्षमा कीजिए, विवाह के लिए आपको अपनी सारी जमींदारी बेचनी पड़ती, 6,000 रुपये आप कहाँ से लाते, आप तो भिखारी हो जाते। अच्छा यही है कि मैं भगवान की शरण में जाऊं, आप निश्चित हो जाइए। आह, यदि मेरे बलिदान से हिंदू समाज की आंखें खुल सकती, आप विश्वमोहिनी, आपकी विश्वमोहिनी, कितनी भयानक बात है। देखिए, मर रही है, मरने की कोशिश वहाँ जारी है, और मरने की पूरी कोशिश उसने कर भी ली है गोली खा करके अफीम की, कि अफीम की गोली यदि इतनी बड़ी मात्रा में ली गई है तो मर जाएगी। और फिर अपने पिताजी से माफ़ी मांगती है इस कार्य के लिए। मरना, इसका मतलब वो भी जान रही थी कि मरना एक बुरी चीज़ है, आत्महत्या बहुत ही बुरी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद वो कर रही है। तो वो अपने पिता से अपनी इस धृष्टता के लिए, धृष्टता क्यों कहा है, क्योंकि ये बुरा कार्य है, इसलिए वो क्षमा मांगती है, और कहती है कि विवाह के लिए आपको सारी जमींदारी बेचनी पड़ती है। पिताजी गरीब व्यक्ति थे कि मेरी शादी के लिए आपको सारी ज़मीन वगैरह बेचनी पड़ती, तब जाके आपके पास पैसा पड़ता आता शादी के लायक। और 6,000 रुपये आप कहाँ से लाते, दहेज के कितने मांगे जा रहे थे, 6,000 रुपये, वो आप कहाँ से लाते, यदि आप लाते तो भिखारी हो जाते। उस समय इतना पैसा नहीं होता था, आज तो ये रकम बहुत छोटी सी लगती है आपको, लेकिन किसी ज़माने में रकम, जब ये एकांकी लिखी गई थी, ये रकम बहुत बड़ी होती थी। आज के मान लीजिए कि 10-20 लाख के बराबर तो थी ही थी कम से कम। इसलिए मेरी इच्छा है, या इससे अच्छा तो यही है कि आप भिखारी बने, उधार लेकर के, लोगों से कर्ज लेकर के, या अपनी संपत्ति को बेच करके आप दूसरों पे निर्भर हो जाएं। उससे अच्छा यही है कि मैं भगवान की शरण में जाऊं। यहाँ भगवान की शरण में जाने का मतलब क्या है, मैं भगवान के पास पहुंच जाऊं, अर्थात अपनी हत्या कर लूं, अपनी आत्महत्या कर लूं। अब आप निश्चित हो जाइए। और उसके बाद लिखती हैं कि अब आप निश्चित हो जाइए, आपको अब दहेज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो ये मानती है कि वो आत्महत्या कर लेगी, सफल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद एक बात और कह रही है जो हमारे समाज की बहुत बड़ी कुप्रथा की तरफ इंगित करती है। आह, यदि मेरे बलिदान से, अर्थात यदि मैं मरती हूँ और मेरे इस बलिदान से हिंदू समाज की आंखें खुल सके। हिंदू समाज सो रहा था, उन बुराइयों की तरफ कोई ध्यान उसका नहीं जा रहा था कि दहेज एक कितनी बुराई है, बड़ी बहुत बड़ी बुराई है, कि यदि मेरे
आत्महत्या करने से यदि ये समाज की आंखें खुल जाती है तो ये मेरा बलिदान जो है बेकार नहीं जाएगा, समाज के लिए हितकर होगा। आगे संबोधित करती हुई लिखती हैं कि आपकी विश्व मोहिनी है। यहाँ देखिए बेटी ने लिखा है, आपका लिखा है। ये पत्रों का एक लिखने का एक तरीका होता है, वो यहाँ काम में लिया गया है। और गहरी सांस लेकर, पत्र लिखते समय भी देखिए लेखक ने कितनी अच्छी बात बताई है कि गहरी सांस लेकर। कितनी भयानक बात, ये बात कितनी भयानक है कि हमारा समाज सो रहा है। दहेज की वेदी पर कितने लड़के लड़कियां चढ़ गए, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कितनी लड़कियों को नुकसान हो रहा है, कितने लड़के बेकार हो गए हैं, किन लड़कों को उनका उचित जीवन साथी नहीं मिला, कैसी लड़कियों को उनका जीवन साथी नहीं मिला। अच्छी अच्छी लड़कियों को बेकार लड़का दहेज के कारण मिल जाता है, या अच्छी अच्छी लड़कियों को अच्छा लड़का नहीं मिल पाता। तो ये सारी बातें उस समय हुआ करती थी और उसकी तरफ यहाँ इंगित किया है। तो यहाँ अब क्या महत्वपूर्ण बात आती है, हमने प्रसंग देख लिया, व्याख्या कर ली। यहाँ हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण बात आती है, एक तो ये है कि समाज में जो दहेज प्रथा फैली हुई है या समाज पे जो कलंक दहेज प्रथा का लगा हुआ है, उसकी तरफ विश्व मोहिनी के संवाद के माध्यम से, पत्र के माध्यम से लेखक अपना ध्यान यहाँ आकर्षित करता है। दूसरी चीज़, उस लड़की का ध्यान हिंदू समाज की आंख खोलने की तरफ मरने की इच्छा करने के बावजूद भी है। वो सो नहीं रही है, बल्कि वो अभी भी जागरूक है। ये नहीं है कि वो कोई सो रही होगी, जागरूक है वो पूरी तरह से अपने कर्तव्य के प्रति, कि यदि मेरे मरने से भी यदि समाज जागरूक होता है तो ये भी एक अच्छी बात होगी। इसमें मन की जो लड़की की है, भावों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी तरह से की गई है। फिर दहेज कितने रुपयों का मांगा गया, ये यहाँ तक इसमें एक छोटे से वाक्य में स्पष्ट हो जाते हैं। और उस दहेज की व्यवस्था करने में किसी व्यक्ति की क्या स्थिति हो सकती है, वो भी इसमें स्पष्ट किया गया। अर्थात भावों को और जो घटनाक्रम है उसको बहुत संक्षेप में, बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल भाषा में, बहुत प्रवाहशील भाषा में और एक वर्णनात्मक शैली जो है उसमें, छोटा होते भी, और ये जो पहले हमने पढ़ा था वो भी और ये भी, ये आत्मकथ्यात्मक संवाद है जो व्यक्ति अपने आप से खुद करता है, दूसरे से नहीं कर रहा है, खुद से करता है। खुद से संवाद करते हुए पिताजी से माफ़ी मांग रही है। इसी तरह लड़का भी यही बात करता है। तो अब देखिए यहाँ ये अंतर आ गया है और ये हम देखते हैं। अब इसके बाद और कौन सा महत्वपूर्ण हिस्सा आता है वो हम देखते हैं। बातें हो जाती है, ये भी पता लग जाता है कि मुरारी ने उसको अफीम नहीं दी है और आपस में बातचीत होती है और आत्महत्या करने की कोशिश जो है दोनों ही छोड़ देते हैं। और लड़की, मुरारी कहता है कि अच्छा जो रुपया देती है उसको अफीम के लिए, अब वो कहता है कि अफीम की गोली तो मैंने दी नहीं है, तो वो आप ये रुपया ले लीजिए। विश्वमोहिनी रुपया ले भी लेती है, लेकिन वो ये ज़रूर पूछती है कि बताइए आपको पता कैसे लगा। तब वो बताता है, विश्वमोहिनी के पूछने पर, रुपया लेते समय पूछने पर कहता है कि मैंने तो माँ की बीमारी का बहाना किया था, फिर आपको कैसे पता लगा कि मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। ये भी एक महत्वपूर्ण तो है ही अंश, इसके साथ साथ ये व्याख्यात्मक जो प्रश्न आते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तब मुरारी क्या जवाब देता है, ये जवाब कौन देता है, मुरारी। प्रसंग क्या है, जब मुरारी अब उसको रुपया उठाने के लिए कहता है और वो अपना रुपया उठा लेती है, तब वह कहती है कि आपने मुझ पर शक कैसे किया। तब मुरारी कहता है कि मैं जानता था आपकी उखड़ी उखड़ी बातें, नाम देने से इनकार करना वगैरह वगैरह, कुछ इस ढंग से कहा कि मुझे शक हो गया। अफीम खाने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, कच्चा आदमी खा ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ आपको हर्ड की गोली दी मैंने, अर्थात हर्ड की गोली दी, और आपने हर्ड और अफीम में कोई अंतर ही नहीं किया। जिसके घर में अफीम की गोली आती हो, अफीम खाई जाती हो,
उस घर के बच्चे को यही पता नहीं है कि अफ़ीम कैसी होती है। तो मैं समझ गया था कि आप अफ़ीम गोली माता जी के लिए नहीं ले जा रही हैं, बल्कि कोई और काम है। और वो क्या हो सकता है, क्योंकि वो खुद आत्महत्या की सोच रहा था, तो उसके दिमाग में तुरंत आत्महत्या की बात आ गई। तो वो क्या कह रहा है, मैं जानता था आपकी उखड़ी उखड़ी सी बातें, मैं जान गया था कि आप उखड़ी उखड़ी बातें कर रही, अर्थात बातें जम, कभी मुंह इधर करना, कभी कुछ करना, और अपना नाम पूछने पर नाम बताने से इनकार करना। इस तरह से कई घटनाएं हुई जिसके कारण से मेरे को पता लग गया। और अफ़ीम, दूसरी बात कहते हैं, अफ़ीम खाने के लिए अनुभव की ज़रूरत होती है कि अफ़ीम खाने वाला आदमी किस तरह से अफ़ीम खाता है। कच्चा आदमी अफ़ीम नहीं खा सकता, अर्थात जो अफ़ीम नहीं खाता है वह आदमी अफ़ीम नहीं खा सकता। और आपको तो अफ़ीम और हर्ड में भी कोई अंतर का पता नहीं, आपको ये भी तमीज़ नहीं है कि हर्ड क्या होती है और अफ़ीम क्या होती है। तो उससे मुझे पता लग गया था। अब इसके बाद एक दो संवाद और होते हैं, चौकीदार वगैरह आता है, लेकिन बाद में जो विश्व मोहिनी जीवन भर, चौकीदार जब कहता है कि जागते रहो जागते रहो, तो विश्व मोहिनी मुरारी कहता है, चौकीदार कह रहा है जागते रहो, तो कितनी देर जागते रहो, 11 तो बज गए होंगे। तो विश्व मोहिनी कहती है जीवन भर जागते रहना चाहिए इंसान को कभी सोना नहीं चाहिए। यहाँ सोने का तात्पर्य वो सोना नहीं है जो नींद में अपने कहते हैं, बल्कि समाज में आपके साथ, आपके समाज के साथ, उसमें जो बुराइयां हैं, उसमें जो अच्छे लोगों के साथ बुरी घटनाएं होती है, उनके प्रति अब आंख मूंद लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है। अब यहाँ मुरारी फिर जवाब देता है जीवन भर कहने के बाद कि जीवन कितना बड़ा दर्द से भरा हुआ है, दुख दर्द से भरा हुआ है। पढ़ने की चिंता, कमाने की चिंता, स्त्री की चिंता, प्रेम की चिंता, और चौंक कर देखता है, ओहो मैं कहाँ की बात ले बैठा, हाँ मैं आपको मकान भिजवा दूँ। यहाँ जीवन का एक दर्शन स्पष्ट होता है कि जीवन भर जागते रहो की चर्चा चौकीदार के आने पे विश्व मोहिनी और मुरारी में होती है। तब मुरारी कहता है कितनी देर जागते हैं, रात के 11 तो बज गए। तब विश्व मोहिनी कहती है कि जीवन भर जागते रहो। तब उसी वाक्य की पूर्ति करते हुए कहता है कि जीवन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है जीवन। बड़ा क्यों लग रहा है वो आगे स्पष्ट होता है। दुख दर्द से भरा जीवन, जीवन चूंकि दुख दर्द से भरा है। इसके साथ साथ चिंता, किसकी चिंता, पढ़ने की चिंता यदि विद्यार्थी है तो, कमाने की चिंता यदि वो युवा हो गया है तो, बड़ा हो गया है तो, स्त्री की चिंता यदि वो विवाहित हो गया है तो, प्रेम की चिंता यदि परिवार के लोगों के साथ रह रहा है तो आपस में प्रेम रखा जाए, पत्नी के साथ प्रेम रखा जाए। वो सब बातें, इसकी चिंता ही आदमी को खाती रहती है और वो इसी में अपना जीवन गुजार देता है। तभी अचानक उसको ध्यान आता है, अरे इतना समय हो गया और एक लड़की मेरी दुकान पे रात को 11 बजे के बाद बैठी है, तो उसको घर जाना चाहिए। तो वो चौंक करके कहता है, चलो मैं आपको आपके मकान पर भिजवा दूँ। अब यहाँ प्रसंग हो गया, संदर्भ आपको मालूम ही है, और फिर व्याख्या भी हमने यहाँ कर दी इसकी। तो फिर क्या रह गया, विशेष रह गया कि इसमें विशेष क्या आएगा, ये बताइए। यहाँ देखिए, मुरारी के जीवन में दार्शनिकता स्पष्ट होती है। यह पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि मुरारी जो है जीवन के दर्शन को, एक जो दर्शन होता है उसको लेकर के यहाँ चल रहा है कि जीवन में मुसीबतें आएगी, जीवन में चिंताएं आएगी, लेकिन उनको लेकर ही जीवन को जीना पड़ेगा। यदि हार गए तो जीवन को आप नहीं जी सकते। मैं आप लोगों से भी ये दुआ करता हूँ कि आप भी अपने जीवन को किस तरह से जिएंगे, मजबूती के साथ जिएंगे। तो दार्शनिकता के साथ साथ जीवन पूरा संघर्ष है, और भाषा इसकी दार्शनिक है और सरल है, और अपने जो उद्देश्य को लेकर के ये पद लिखा गया है उसकी पूर्ति करती है। धन्यवाद। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण अंश इस अध्याय के, इस एकांकी के रहे हैं
उन पर हमने अच्छी तरह से चर्चा कर ली है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।